नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट चेंज का असर अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग पड़ता है। जैसे कि लड़कियों के ऊपर अलग पड़ेगा, पुरुषों के ऊपर अलग पड़ेगा। गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है क्लाइमेट चेंज। इसी पर आधारित ये आर्टिकल है। पार्टिकुलरली लैंगिक रूप से किस प्रकार से भेदभाव हमको देखने को मिलता है, जलवायु परिवर्तन यदि होता है तो उसका असर होता है, तो इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आर्टिकल में बोला जा रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते चलते बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाना बंद कर दे रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जलवायु परिवर्तन और माइग्रेशन, दो चीज़ों के चलते चलते बहुत सारी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। इसका प्रमुख रीज़न यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहले नंबर की बात यह है रोजी रोटी प्रभावित होना। जलवायु परिवर्तन यदि होता है, एग्जाम्पल के तौर पर पानी टाइम पर नहीं गिरा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, ओला तुषार, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाना, ये सारे रीजन के चलते चलते सीधे सीधे रोजी रोटी प्रभावित होती है। और फिर लड़कियों को पहले घर के काम बस करना पड़ता था, तो अब ऐसा टाइम आ जाएगा कि उनको बाहर जा कर के कमाई करना पड़ जाएगा अपने माँ बाप के साथ में, तब जा कर के उनका घर चलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से होने वाली जो इनकम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ या फिर फसल नष्ट हो जाने जैसी घटनाएं हम देखते हैं। इससे परिवारों की इनकम डायरेक्टली प्रभावित होती है। इससे बच्चों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माइग्रेशन के दौरान माता पिता को नए स्थान पर रोजगार तलाशने में दिक्कत होती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। सेकंड नंबर की बात यह है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, ये सारे रीजन के चलते चलते हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं। ये भी एक रीज़न है कि बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो प्रवासी परिवारों को बच्चों के लिए नए स्थान पर स्कूल में एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह इनका प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है, और इनके जो बच्चे हैं वो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वैसे भी लड़कियों का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो हमारे देश में कम है, और ऊपर से जलवायु संकट यदि आ जाता है तो और भी ज़्यादा इनका जो इनरोलमेंट है, एडमिशन का रेट है, उसमें सीधा सीधा असर पड़ता है। अब पानी लेने जाना है दूर दूर तक, क्योंकि आसपास के कुएं में पानी सूख गया है, हैंडपम्प में पानी नहीं आ रहा है, नल जल योजना काम नहीं कर रही है, तो क्या करना पड़ेगा? दूर दूर तक उनको पानी के लिए जाना पड़ेगा। लकड़ी के लिए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर का रेट इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि एक बार सिलेंडर मिल गया है उसके बाद उसको अपने घर में सजा करके रखना पड़ेगा। उतना खर्चा कौन करेगा? दिक्कत यहाँ पर ये हो जाता है। इसके अलावा सामाजिक असुरक्षा, माइग्रेशन के दौरान बच्चे अक्सर अस्थायी बस्ती में रहते हैं, मतलब जहाँ पर अपराध, गाली गलौज माहौल वैसा नहीं रहता है जैसे कि नॉर्मल उनके गांव में हुआ करता था, शांत एरिया हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से स्कूल एजुकेशन इनकी प्रभावित हो रही है। अब ये जो बात है इस आर्टिकल में लिखी गई है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की तरफ से ये बात सामने आई है। कांकेर छत्तीसगढ़ के धनेली कन्हार गांव की एक दीदी कहती हैं, मेरा दिल टूट जाता है जब मैं लड़कियों को क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन के कारण स्कूल छोड़ते देखती हूँ। इस पीढ़ी को तो और भी बेहतर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब हम चर्चा करते हैं बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। इसको अपनाए हुए हमें 30 साल हो चुके हैं। ये एक हिस्टोरिकल इंटरनेशनल एजेंडा है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जैसे 12 सेक्टर जेंडर इक्वालिटी के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया था कि हमें इन सेक्टर के ऊपर काम करना है। इसने भारत को महिलाओं के नज़रिए से नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी मदद किया था। मतलब भारत को भी एक प्रकार से रास्ता मिल गया कि हमें इस रास्ते पर चलना है।
जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम लेकर के आए, साथ ही साथ पोस्ट एक्ट लेकर के आए जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। लेकिन इन कानूनों का कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन अधूरा है, जिसके चलते चलते हमारे जो मौलिक अधिकार हैं और महिलाओं के वास्तविक जीवन के अनुभवों के बीच हमेशा गैप बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन आखिर ज़रूरी क्यों है। किसका जेंडर और क्लाइमेट का मेल होना चाहिए। मतलब जलवायु परिवर्तन जब हो तो पुरुष भी उतने ही प्रभावित हों और महिलाएं भी उतनी ही प्रभावित हों, इस प्रकार से होना चाहिए इंटीग्रेशन। जेंडर इनइक्वालिटी और क्लाइमेट क्राइसिस आज के सबसे बड़े संकटों में से एक माने जाते हैं। ऊपर के कथन इस बात को बता रहा है कि ग्रामीण समुदायों के लिए जेंडर और क्लाइमेट का इंटीग्रेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं यदि हम बात कर लें बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 की, इसमें क्लाइमेट लेंस की कमी एक बड़ी चूक है। मतलब इसमें क्लाइमेट लेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। जेंडर और क्लाइमेट का एक साथ विचार करना सिर्फ जेंडर इक्वालिटी के लिए नहीं बल्कि भारत के सस्टेनेबल और रेजिलेंट फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और महिलाएं, मतलब किस प्रकार से ये ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा असमानताएं महिलाओं को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखती हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच लिमिटेड करती हैं। जैसे कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं एग्रीकल्चर में ज़्यादा होती, मतलब इनकी संख्या ज़्यादा है लेकिन काम कम हो पा रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर महिलाओं पर कई रूप में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि हीट एक्सपोजर और ड्रॉट से मालन्यूट्रिशन होना। अब खेती बाड़ी नहीं हुई है, फसल वसल अच्छी नहीं हुई है तो क्या है, कभी मिलेगा खाना अच्छा, कभी खाना अच्छा नहीं मिलेगा। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट से हिस्टेरेक्टोमी, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के संकट, इसके अलावा कृषि का जो प्रोडक्शन वो प्रभावित होता है, ह्यूमन एफिशिएंसी, साथ ही साथ इकोसिस्टम फंक्शनैलिटी पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा नॉन फार्म रोजगार में 33% तक का इनकम लॉस हमको देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं क्लाइमेट पॉलिसीज़ में महिलाओं का जिक्र बहुत कम होता है। क्लाइमेट पॉलिसीज़ का फोकस होता है क्लीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और महिलाओं को यहाँ से आउट कर दिया जाता है। अब जैसे कि हम दो चीज़ की चर्चा करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की FAO रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या क्या बताया जाता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सिर्फ 6% पॉलिसीज़ में वुमेंस का जिक्र किया गया है, 1% में गरीबों का जिक्र है और 6% में किसानों का जिक्र किया गया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं अनपेड केयर वर्क की। अनपेड केयर वर्क के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे देश में वुमेंस वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन का जो रेट है वो कम क्यों है। इसका मतलब ये है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है इसमें ज़्यादातर जो लोग भाग ले रहे हैं वो पुरुष हैं। मतलब प्रोडक्शन में देखा जाए, उत्पादन में महिलाओं की भूमिका कम है। उसका रीज़न ये है, एक तो वर्क प्लेस को सेफ़ नहीं समझा जाता है, दूसरे नंबर की बात यह है घर में ही काम में वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि उनके पास में टाइम बचता बहुत कम है। जैसे पानी भरना, लकड़ी इकट्ठा करना, खाना बनाना, बच्चे को लिखाना, पढ़ाना, नहलाना, धुलाना, वृद्ध लोगों की देखभाल करना, ये सारे काम उनको करना पड़ता है। ARSHT रॉक की रिपोर्ट आई है जिसमें बोला जाता है महिलाएं रोज़ाना औसतन 8 घंटे से भी ज़्यादा काम करती हैं। फ्री वर्क है और ये, जिसमें 71% तो अनपेड वर्क होता है। अगर क्लाइमेट चेंज नहीं रोका गया तो 2050 तक ये बढ़कर के 8.3 घंटे, मतलब लगभग 8.5 घंटा ये टाइम पीरियड हो जाएगा, आधा घंटा इनका बढ़ जाएगा। इसके बाद हेल्थ, मालन्यूट्रिशन एंड वायलेंस की यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि भारत में 50% से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं अनीमिया का शिकार हैं, जो कि मातृ मृत्यु का, मैटरनिटी हेल्थ का, डेथ का सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है।
फूड इनसिक्योरिटी वाली महिलाएं 1.6 गुना ज़्यादा अनीमिया की शिकार होती हैं, जिनको अच्छा खासा खाना नहीं मिल पाता है, और उसका रीज़न ये है कि उनकी कमाई उतनी नहीं है कि वो अच्छा भोजन खा सकें। इसके बाद इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में भी जलवायु का असर दिखा है। हर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होने से फिजिकल वायलेंस 8% बढ़ जाता है, सेक्सुअल वायलेंस 3.5% की वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। महिलाएं जलवायु एडाप्टेशन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, लेकिन बुरी तरह से प्रभावित भी हुई हो रही हैं। जैसे कि ग्रामीण महिलाएं क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स की रक्षा करती हैं। वुमेन कलेक्टिव मतलब महिला स्व सहायता समूह आपदाओं में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होती हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जानकारी रखती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की प्राथमिकताएं की, जैसे कि महुआ, माओ एंड माइग्रेशन। महुआ जंगल आधारित उनकी आजीविका होता है। एमएओ सुरक्षा और संसाधनों पर टकराव हमको देखने को मिलता है। एंड माइग्रेशन होता है फिर मतलब मजबूरी में पलायन और उससे जुड़े खतरे वो लोग फेस करते हैं। तो ज़रूरत है कि हमें कुछ पॉलिसी वाइज चेंज करने पड़े, जैसे कि बीजिंग इंडिया रिपोर्ट में क्लाइमेट जेंडर कनेक्शन बेहद कमज़ोर है। क्लाइमेट एक्शन में जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच होनी चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर, डेटा और पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। फिर क्लाइमेट बजटिंग आ जाता है। ज़्यादातर ये महिलाओं को रिसोर्स ट्रांसफ़र के माध्यम के रूप में उपयोग करता है। जेंडर ऑडिटेड और जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट बनाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं के लिए क्लाइमेट सपोर्ट हब्स चाहिए, जो कि आपदा राहत, स्वास्थ्य सुरक्षा, माइग्रेशन से जुड़ी जानकारी और रिप्रोडक्टिव राइट्स पर सहायता प्रोवाइड करें। अब लीडरशिप और एजुकेशन। कम्युनिटी कंसल्टेशंस में महिलाओं को आप बैठाइए, शामिल करिए, उनकी बात को सुनिए। इसके अलावा महिलाओं की लीडरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा, किसमें? ग्रीन एनर्जी एंड लोकल पॉलिटिक्स में। इसके अलावा वुमेन लीड क्लाइमेट इनिशिएटिव्स का हमें सपोर्ट करना चाहिए। जेंडर लेंस से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की भी जांच करना है। तो जेंडर गैप कम करने से क्या क्या होगा? 20 से 30% तक फार्म का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। 10 से 15 करोड़ लोगों को अतिरिक्त भोजन मिल पाएगा। अब पॉलिसी लेवल पर हम कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर के आना चाहते हैं, तो देखिए, जेंडर रिस्पॉन्सिव नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC और स्टेट एक्शन प्लान्स को ग्रास रूट लेवल पर हमें लाना ज़रूरी है। आपदा के लिए तैयार रहना है। महिलाओं की सुरक्षा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल पर ध्यान देना ज़रूरी है। कृषि से अलग मतलब कृषि से इतर मतलब नॉन फार्मिंग लाइवलीहुड में महिलाओं को स्किल देना है। क्लाइमेट एडाप्टेशन में मदद करना है। अब प्राइवेट सेक्टर की भूमिका की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, तो देखिए, ग्रीन फंड को वुमेन लीड इनोवेशन में लगाना है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन ग्रीन इकोनॉमी जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस एंटरप्राइजेस को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों वुमेन सेंट्रिक होना चाहिए। अब साझेदारी और सहयोग की हम चर्चा करते हैं। सरकार, समाज, प्राइवेट कंपनीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और हमारे देश के पीपल्स सबको एक साथ आना पड़ेगा। इसमें ज़रूरी है नॉलेज शेयरिंग, कम्युनिटी कंसल्टेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस का रिकॉग्निशन एंड कलेक्टिव एडवोकेसी। इससे महिलाएं क्लाइमेट रेजिलेंस निर्माण में लीडर बनेंगी और भारत का भविष्य इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ पाएगा। सेकंड वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इससे रिलेटेड है। हमारे देश में 1984 की एजुकेशन पॉलिसी चला करती थी। इसके ऊपर भी कहना चाहिए बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे। जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से बोला जाता था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया हुआ ढांचा है उसको हम लोग फॉलो कर रहे थे। आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी भी बेटर हमारी होना चाहिए। इसलिए सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है। इसके कुछ प्रावधान हैं, पार्टिकुलरली हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि कंट्रोवर्शियल रहे हैं, विवाद का विषय रहे हैं। जैसे कि
यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होता है, सबसे ऊपर होता है चांसलर, जो कि कहना चाहिए राज्यपाल हो गया वहाँ का। उसके नीचे होता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर भी राज्यपाल को ही कहना चाहिए बना दिए जा रहे हैं, या फिर राज्यपाल या फिर सीधे केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि वाइस चांसलर कौन रहेगा। मतलब उसकी भूमिका में सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य भारत की अब तक की जो सिलॉइड रही हायर एजुकेशन सिस्टम है, मतलब जो संकुचित एजुकेशन सिस्टम रहा था, इसको चेंज करना था। इसके अंतर्गत मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बात कही गई है। जोर दिया गया है कि एजुकेशन में क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग और इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, जहां पर कम्युनिकेशन, डिबेट, रिसर्च और अलग अलग विषयों के बीच में संवाद का वातावरण तैयार हो सके। ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति अब आर्ट नहीं पढ़ेगा, आर्ट के साथ में साइंस भी पढ़ लो, मैथ्स भी पढ़ लो, आपकी रुचि के हिसाब से संभव हो पाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि भारत की वर्तमान यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और रिसर्च इकोसिस्टम को कैसे करके बदलेंगे ताकि इस टारगेट को हम हासिल कर सकें। इसका आंसर है मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस से शुरू करना, क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ना और सबसे लास्ट में इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च और थिंकिंग की स्थापना करना है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के इंसाइट्स को हम इंटीग्रेट कर सकें। अब मल्टी डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी में यहाँ पर अंतर बताया गया है। अच्छा बता दिए हैं, नहीं तो हमको तो हम सब पूरा चीज़ कन्फ्यूजन करने ही वाला लग रहा था यहाँ पर। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब आखिर क्या होता है। जैसे हमारे एजुकेशन पॉलिसी में यदि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट सिस्टम चालू हो जाएगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा। इसमें एक ही प्रोजेक्ट में कई सारे विषयों की अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन उनके बीच में कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं होता है। हर सब्जेक्ट अपने ही तरीक़ों से काम करता है और अपनी लिमिट में रहेगा। फिर होता है क्रॉस डिसिप्लिनरी। क्रॉस डिसिप्लिनरी में कोलैबोरेशन होता है, अलग अलग विषय आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फुल इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे कि कोई शिक्षाविद और एक अर्थशास्त्री मिलकर के ये लेख लिखें, दो लोग मिलकर के इस एडिटोरियल को बना रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी सबसे गहरा लेवल होता है, जिसमें विषयों की मेथड, हमारी थिंकिंग, कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करते हैं ताकि जटिल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम हल कर सकें। ये सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि नॉलेज का सिंथेसिस होता है। इसी में मैं जैसे कि शुरू में ही आपको बताया था, जैसे कि पहले क्या होता था, आर्ट्स वाले बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उन ऑप्शन ही नहीं है लेने का। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं हिस्ट्री भी ले लूँ, मैथ्स भी ले लूँ, इकोनॉमिक्स भी ले लूँ, तो वो सारी चीज़ें अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से संभव हो पाई है। इंटर डिसिप्लिनरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस हम कैसे करके बनाएंगे। भारत में जो सिंगल स्ट्रीम कॉलेजेस होते हैं उन्हें दो तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में बदला जा सकता है। जैसे कि डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ दो, मतलब आईआईटी में अब ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस डिपार्टमेंट जोड़े जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों में इंटीग्रेटेड मास्टर्स शुरू किए जा रहे हैं। फिर होता है इंस्टीट्यूशनल क्लस्टरिंग, जैसे कि कोई कॉमर्स कॉलेज आर्ट और साइंस कॉलेज के साथ मिलकर के क्लस्टर यूनिवर्सिटी बन जाएगा। ये सिर्फ एकेडमिक नहीं रहेगा बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग भी डिमांड करता है। दिक्कत ये हो जाती है कि AISSE 2020-21 के हिसाब से भारत में 35% कॉलेज सिर्फ सिंगल स्ट्रीम है और कई तो केवल B.Ed कॉलेज हैं जिनके पास इंटरडिसिप्लिनरी वैरायटी है ही नहीं, इसलिए क्लस्टरिंग संभव ही नहीं हो पाता है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से देखा जाए 2030 तक हर ज़िले में कम से कम एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि एक ही ज़िले में सेंट्रलाइज कैंपस बना दो, इसके बजाय इसके कि इंस्टीट्यूशन के कई सारे स्कैटर्ड कैंपस बनाएं कि यहाँ पर साइंस वाला है, वहाँ पर मैथ्स वाला है, इधर वाला इकोनॉमिक्स वाला है। इसके बाद चर्चा करते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग एंड टीचिंग कैसे करके होगी। भविष्य की यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ डिपार्टमेंट का संग्रह नहीं होंगी बल्कि कोलैबोरेशन में विश्वास रखने वाली फैकल्टीज़ और स्टूडेंट का समूह होंगी।
जैसे कि छात्रों को कोर सब्जेक्ट से बाहर के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाना, जैसे कि आज के टाइम में किया जाना चाहिए। बच्चे नॉर्मली 8वीं 9वीं 10वीं अपने सब्जेक्ट की किताबें तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ उनको करंट अफेयर पढ़ाया जाए, जनरल नॉलेज पढ़ाया जाए, तो आने वाले टाइम के लिए वो और भी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। टीचर और रिसर्चर्स को अलग अलग विषयों के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए, जैसे कि एक ऐसा कोर्स जो सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिल्म स्टडीज़ को जोड़ते हुए ये विषय पढ़ाए, इकोनॉमिक चेंजेस एंड क्लास स्ट्रक्चर्स एज सीन इन इंडियन सिनेमा। इसको परमानेंट बनाने के लिए मल्टी ईयर फंडिंग की ज़रूरत होगी, जैसे कि अमेरिका का NSF और IGERT प्रोग्राम, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट के लिए रिसर्च को तैयार करता है। इसके बाद होता है इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, और उसका भविष्य क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में गहराई से कनेक्शन बनाया जाता है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन और बायोलॉजी के बीच रिसर्च में हमको एक रूपता या फिर सिनर्जी देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम भी हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे सेक्टर में रिसर्च को पब्लिश करने के लिए उपयुक्त जनरल प्लेटफार्म हमें नहीं मिल पाते। ऐसी रिसर्च एकेडमिक हायरिंग में प्रॉब्लम पैदा करती है, क्योंकि कैंडिडेट किसी ट्रेडिशनल डिसिप्लिन में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरिटी को सफल बनाने के लिए नया फंडिंग और पब्लिकेशन इकोसिस्टम की ज़रूरत है। फैकल्टी हायरिंग और प्रमोशंस में हमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट और गवर्नेंस की। तो इन सारे रिफॉर्म का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा और समय के साथ धीरे धीरे इसको हमें करना पड़ेगा। इसके लिए पब्लिक स्पेंडिंग में रीप्रायोरिटाइजेशन, फिर से हमें ध्यान रखना है कि किस चीज़ को प्राथमिकता देना है, किसको बाद में करना है। गवर्नेंस और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को भी फिर से डिज़ाइन करना है। तो रियलिटी ये है कि हम भारत में ऐसा हायर एजुकेशन मॉडल बनाना चाह रहे हैं जो अमेरिका की 100 सालों में ऑर्गेनिकली बनी सिस्टम जैसा है, लेकिन भारत में आज वो लेवल की रेगुलेशन और मैच्योरिटी अभी नहीं है। 3 जो चीज़ें हमने डिस्कस किए थे बीच में, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और क्रॉस डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम, इसको थोड़ा सा हम और भी ज़्यादा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरिटी को हम समझते हैं, मतलब अलग अलग विषय साथ में, लेकिन इनमें कोई मेल जोल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप कक्षा 10वीं पढ़ रहे थे तो उस समय में साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत हुआ करती थी। मतलब एक ही जगह पर कई सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वे आपस में कोई तालमेल नहीं रखते। हर विषय अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है। जैसे कॉलेज में मैथ्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनमें कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो इन सब को जोड़ करके पढ़ाया जाता है। जैसे 3 लोग एक कमरे में हैं, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाता है क्रॉस डिसिप्लिनरिटी, अलग अलग विषय आपस में बात कर रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक विषय आपस में बातचीत करें, एक दूसरे की मदद करें, लेकिन पूरा मिलकर एक नया विषय नहीं बनाएं। ऐसा कोई पाठ्यक्रम, कोर्स जिसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों मिलकर किसी विषय को समझा रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने नज़रिए से समझा रहे हैं। जैसे 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर हो जाता है इंटरडिसिप्लिनरिटी, विषय आपस में मिलकर के नया ज्ञान बनाते हैं। मतलब जब अलग अलग विषयों के विचार, तरीके और ज्ञान को मिलाकर के एक नई सोच या फिर समाधान तैयार करें। जैसे बायो प्लस टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी बन गई, सिनेमा प्लस सोशलॉजी प्लस इकोनॉमिक्स से इंडियन सोसाइटी इन फिल्म्स का नया कोर्स बन गया है।